पहले ये भी तो सुन लो कि तुम करने क्या जा रहे हो। टॉपिक का नाम बस लिख रखा है कि तुम्हें समझ में आता है। सीधी सीधी बात ये कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी मतलब चलेगा तभी तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो उसके चलने से करंट के बनने का क्या कनेक्शन है, हमें ये ड्राइव करना है, उसकी चाल का और करंट के बनने का रिलेशन निकालना ध्यान से। इस पूरी कहानी में ऑब्वियसली सबसे पहली समस्या हर बार वही आती है कि सब शुरू और खत्म कैसे हो, कहाँ से होगा, उसको ध्यान से देखते हैं। तो पहली काम की चीज, सभी लोग छोटे मोटे रॉ मटेरियल इकट्ठा करो। तुम लोग मुझे ये बताओ कि किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर नहीं, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। बंदी कर दिया, नीचे कर दिया, चिंकी करके गए एमसीबी नीचे, ये बिल्कुल गेट के पीछे के। हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर वालों का पूछ लो। क्या नीचे कर दी, अच्छा। हाँ भाई सुने, किसी फिगर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बोल दो। एरिया इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। तो हम किसी फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इनटू में हाइट, या फिर एरिया इनटू में तीसरी साइड एरिया इनटू हाइट, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगली काम की बात, वो भी सुना ध्यान से। तुम लोगों को मास डेंसिटी का फॉर्मूला याद है। मास डेंसिटी, डेंसिटी कैसे निकलता है, मास अपॉन में वॉल्यूम से। मास डेंसिटी यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम। उसके बाद में चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो ऐसे करके मैं तुम्हारे सामने एक डेंसिटी लिखता हूं, दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। सिंपल सिंपल कहानी है, चलने दो भी, उसके बाद में चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा एक बात और सुनो, कि डेंसिटी वर्ड हमारे लिए अच्छा क्यों है। डेंसिटी से क्या फायदा, जैसे कि मान लो तुमसे कह दूं कि किसी ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई है, तो उस मिट्टी का वजन कैसे तौलोगे, किसी ट्रॉली की मिट्टी का वजन कैसे तौलेंगे। एक जवाब उससे सब कांटे पे ले जाएंगे तुलवा लाएंगे, नहीं नहीं मैथ से तौलना है। ट्रॉली की मिट्टी का वजन तौलना है बिना किसी चीज के। है कोई तरकीब, किसी के पास कोई तरीका। सवाल तो बहुत आसान है वैसे तो। हाँ वो बताता हूँ मैं तुम्हें। हमारे पास में एक ये ट्रॉली है, अभी आने वाली है ट्रॉली, ठीक है। इस ट्रॉली की जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर है, इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1.5 मीटर है। इस पूरी ट्रॉली भरी हुई है मिट्टी। ध्यान से बताओ कि इसका वजन कैसे तौलोगे। काश मैं तुम्हें अगर इस कहानी को सीधे करा पाता तो उसके लिए मुझे तुमसे मांगना पड़ता कि क्या तुम पुराने याद है कि नहीं। इसमें मिट्टी भरी हुई है, बताओ इसका मास कैसे निकालोगे मिट्टी का। कोई तरकीब बता दो, ट्रॉली की मिट्टी का वजन निकालना बिना कांटे के, बिना किसी चीज के। देखो कुछ सिंपल तरीके क्या होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। कि तुम एक मीडियम से साइज का डब्बा लो, मीडियम साइज का डब्बा मतलब कि छोटा मोटा डब्बा ले लो। उस छोटे से डब्बे में मिट्टी को भर लो, इसमें से निकाल के हल्की फुल्की जो मिट्टी है उस डब्बे में भर ली। हमने हिसाब लगाया कि साहब इस डब्बे का साइज है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें जो मिट्टी आई है वो आई है लगभग 1 किलो। ऐसे करके हिसाब लगाते हैं, छोटे से इतनी मिट्टी का वजन लगभग 1 किलो है। तो हम लोग कैसे डील करेंगे वो सुनो। इतनी मिट्टी मतलब मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी सी जो मिट्टी थी 10 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी, उसका वजन है 1 किलो। तो इस ट्रॉली की जो वॉल्यूम निकल के आएगी वो 6 इंटू में 2.5 इंटू में 1.5, 6 इंटू में 2.5 इंटू में 1.5। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छिक्के 15 इंटू 15 225, कुछ ऐसा करके बैठ गया जो भी है। ये ट्रॉली का वॉल्यूम आ गया। पॉइंट 1 बाद में देखना। तो बात है कि अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब में इतना वजन है तो 225 ऐसे करके कुछ मीटर क्यूब वगैरह और पॉइंट 1 लग जाएंगे। में कितना वजन होगा कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे कि मान लो तुमसे पूछा जाए कि पृथ्वी का वजन कैसे तौला गया होगा, तराजू में रखे। पृथ्वी का वजन है 6×10⁻24 किलो, वो निकाला कैसे गया होगा, कोई उसके लिए तकलीफ तो आई नहीं होगी। हाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो किसके ऊपर है विराजमान, कोई है। हाँ 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 शेषनाग रहते अर्थ में पृथ्वी में, और उनके ऊपर पृथ्वी है। मतलब मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिले आज तक। शेषनाग कहाँ रहते हैं, सब पृथ्वी पे, और पृथ्वी कहाँ पे शेषनाग के सिर पे है। अच्छा बात ये कि तुम ट्रॉली का वजन निकालने का तरीका क्या करोगे। एक टुकड़े में इतना वजन है तो बाकी के बचे हुए टुकड़े में
कैसे कितना वजन होगा। इस कहानी को बताने का बहुत बढ़िया रीजन क्या है वो तुम समय के साथ साथ सीखोगे लगातार, इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में, सब जगह भी इस चीज को सुनेंगे। खैर मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें सेट करूंगा एक एक करके लाइन से। सभी लोग चार्ज डेंसिटी, जैसे कि मास डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। रो इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि एक छोटे से टुकड़े में इतना वजन है। तो में से कोई गाटर पत्थर लेने गया कभी, गाटर वाटर, किसी को हिसाब किताब पता है कैसे लेते हैं उन्हें? 1 फुट में लगभग 4.5 किलो या 4 किलो 700 ग्राम के आसपास आता है जी। तो 20 फुट में कितना होगा, लगा लो हिसाब। वो 1 फुट का बता देते हैं कि लगभग 1 फुट में इतने किलो लोगों के वजन है, तो बाकी इतने फुट ले रहे हो अपने हिसाब से देख लो, तौल तो देंगी बाद में। तो वैसे करके ये जो डेंसिटी है ना, वो 1 मीटर क्यूब में इतना वजन है, तो इतनी ट्रॉली में कितना वजन होगा वो तुम पे डिपेंड करता है, निकाल लो हिसाब किताब, वैसे डील करते हैं। खैर मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर n इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में वॉल्यूम से। एक चीज ये सारी बातें जुड़ जाएंगी, अभी बहुत लेंथी सा लगता है ये सारी कहानी, मैं तुमसे बोला ना, मतलब वन लाइनर भी है डेरिवेशन, तो पर प्लॉटिंग करने में, चीजों को स्टार्टिंग से समझाने में समय लग जाता है, इतना बड़ा है नहीं मामला। खैर ठीक है, चार्ज डेंसिटी यानी कि n से रिप्रेजेंट करेंगे और निकलेगा कैसे, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम से। और वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, एरिया इनटू में हाइट, एरिया इनटू में हाइट। अच्छा इस बात को ध्यान समझना कि इस पूरे सर्किट में तुम्हें 2-3 चीजों पे बहुत बहुत ध्यान देना है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम लोगों ने टाइम का मल्टीप्लाई करा तो स्पीड इनटू में टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस। ये सारी चीज टूट टूट के रखी हुई है। अच्छा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, करंट का फॉर्मूला Q अपॉन में T। इन सारी बातों को हटा देते हैं। अब तुम्हें बस ध्यान से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को लिखना शुरू करना है। सबके पास में डायग्राम बना होगा पहले से। इस डायग्राम में सभी लोग इस बात को समझे कि हम लोग मानते हैं कि किसी भी इस मतलब इस वाले सर्किट के अंदर हमने करंट को पास होने दिया, करंट पास फॉर dt टाइम, करंट पास फॉर dt टाइम, कुछ समय के लिए पास हुआ। अब ये बात है बुरी लगती है, मैंने मिटा दी इसीलिए। कुछ t सेकंड के लिए इसमें करंट पास किया, t सेकंड मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड, जो तुम्हें अपने मन से मानना है ऐसा मान सकते हो। कुछ समय के लिए इसमें करंट निकला। सभी के लिए बहुत बेसिक काम है कि सभी लोग ऐसे करके एक डायग्राम बनाओ कि इलेक्ट्रॉन यहां से ये जगह बीचों बीच में और यहां तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंच गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे यहां से यहां तक पहुंच चुके हैं। किसी t सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे, ऐसे बनाओ। किसी t सेकंड में इलेक्ट्रॉन मतलब कोई t सेकंड का समय रहा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे, ऐसे करके लिख लें पहली छोटी सी चीज। इसको t नहीं लिखते, वैसे कायदे से dt लिखा जाता है, पर तुम t लगाओ कि कुछ t अंतराल में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खिसक गए। साथ ही साथ में सभी लोग कुछ छोटी मोटी चीजें ये भी लगा लो कि इस वायर का जो एरिया है, वायर का एरिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया। 2 एरिया होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वाला मतलब लंबा गोलाई वाला, और ये वाला सरफेस एरिया, तो इसका एरिया है A। और ये t सेकंड तक वायर इलेक्ट्रॉन्स आगे खिसके। चीज कठिन नहीं है, मतलब मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ। बहुत से फॉर्मूलों को इकट्ठा जोड़ना मतलब टारगेट बन जाता है आगे। सुने, मेरा तुम सभी से सवाल ये कि क्या कोई भी मुझे ये बता सकता है कि t सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, ये डिस्टेंस कितनी है, बस ये बता दो मुझे। ये डिस्टेंस जाननी है, तुम मुझे डिस्टेंस बताओगे, मैं तुम्हें पूरा का पूरा डेरिवेशन करवा दूंगा 1 मिनट में। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड चल रही है, vd, उनकी स्पीड यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितने टाइम तक चले, t टाइम तक। तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखते हो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, vd, नीचे अगर टाइम उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में vd मल्टीप्लाई में t इक्वल टू में डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकल के आएगी। देखो किसी को पहले तो डिस्टेंस से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की स्पीड vd है और इलेक्ट्रॉन कितने समय तक गए, t टाइम तक, तो मल्टीप्लाई का डिस्टेंस मिली, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बता मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। जब आपस से बोल रहे हैं सभी लोग, इस फिगर का
पहली बात डन हो चुकी है, सबसे पहली बार डिस्टेंस निकाली है। दूसरी बार वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा हूं मैं तुमसे, इस वाली वायर का एरिया कितना माना A, और इस वाली वायर की उतने हिस्से का डिस्टेंस बताओ जो हम निकालना चाहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, ये हाइट कितनी है, VD डॉट T, मतलब ये निकल के आएगा एरिया इंटू हाइट। ये इसका क्या फाइंड किया अपन लोगों ने, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निकल के आ गया। उसके बाद में अगली काम की चीज, तीसरी बात ध्यान से देखना, तीसरी बात सुनो, पहले तो इसको समझें। डिस्टेंस है VD इंटू में T यानी स्पीड इंटू में टाइम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू में हाइट, तो एरिया इंटू में हाइट निकाल दिया। अब ध्यान से बात ये जाननी है कि मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी का चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो मैं तुमसे कहता हूं कि चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअली में चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम, कि मतलब इसके एक छोटे से टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सब 10 20 30 करोड़ कितने पाए जाते हैं, उस चीज को हम लोग n कहते हैं, नंबर डेंसिटी कहते हैं। अब मैं तुमसे बोल देता हूं साहब इसके एक टुकड़े में 20 पाए जाते हैं, तो इसके 100 टुकड़ों में कितने पाए जाते होंगे, 2000, मोटा मोटा हिसाब लगाओ। मैं तुमसे कहता हूं इसके इस छोटे से टुकड़े में, इस एक छोटे से टुकड़े में 20 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसके इस 20 टुकड़े जितने बराबर हिस्से में कितने पाए जाएंगे, 400। अगर इसके एक टुकड़े में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसके इतने बड़े टुकड़े में कितने पाए जाएंगे, टुकड़े का मल्टीप्लाई। अगर इसके एक टुकड़े में 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो मैं तुमसे कहता हूं कि ये वाला जो टुकड़ा है वो लगभग इससे 10 गुना ज्यादा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें बस मल्टीप्लाई वाली बात को समझना है। अगर तुम समझने पे थोड़ा दिमाग कम लगाना चाहते हो, चीजों को देखना सीखो कि डेंसिटी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने हिस्से में पाए जाते हैं, इससे तुम लोग किस हिसाब को लगा सकते हो, उस बात को समझना सीखो। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कह देता हूं कि हमारे पास में ये कोई वायर है, तो इस वायर के बारे में बात लिखता हूं, उस बात को समझना। ये लिखा हुआ है 2 kg पर सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है, 2 kg पर सेंटीमीटर वाला इनका क्या मतलब है कि इस वायर के 1 सेंटीमीटर हिस्से में 2 किलो वजन है। अब मैं तुमसे कहता हूं बताओ 20 सेंटीमीटर में कितना होगा, 40 किलो। मैं तुमसे बोल दूं 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो तुम सीधे 1 सेंटीमीटर का हिस्सा मिलते ही तुम उसके किसी भी हिस्से का वजन बता सकते हो। जैसे कि मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि अपने पास में ये कोई डब्बा है, ठीक है, और इस डब्बे के बारे में एक बात बताई जाती है कि ये कुछ ऐसे करके है, दिस इज 100 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 किलो वजन है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना सीधे सीधे। यही बात को वापस से कहता हूं, इस चीज को आप वापस सुनो। ये लिखा है 100 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, का क्या मतलब हुआ, इसके 1 मीटर क्यूब में 100 इलेक्ट्रॉन है, 10 में कितने होंगे 1000, 100 में कितने होंगे, कर लेंगे मल्टीप्लाई। बात ये कि वहां पर डेंसिटी है, तुम किसी भी साइज के इलेक्ट्रॉन, किसी भी साइज के मास को, किसी भी साइज का कुछ भी निकाल सकते हैं। इसलिए डेंसिटी बहुत काम की चीज होती है। हम लोगों को यहाँ पे डेंसिटी बताई जाती है कि इसके एक छोटे से टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपॉन में वॉल्यूम। तुम सभी लोग बस एक काम कर लो, तुम मुझे ये बताओ कि इस फिगर का, इस वाली शेप का वॉल्यूम क्या निकाला हम लोगों ने जस्ट अभी, मतलब n तो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ। इस वाले फिगर का वॉल्यूम कितना है, इस वाले हिस्से का वॉल्यूम a मल्टीप्लाई में vd डॉट t, उसको अगर मल्टीप्लाई भेज देते हैं तो n मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई vd डॉट t इक्वल्स टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं पहली बात ये समझना है कि हम लोगों ने निकाला क्या है कि इसके इस हिस्से में यहां से यहां जब गए तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ गई है कि सब यहां से यहां 1000 लोग गए हैं कि 2000 लोग गए हैं कि 10,000 लोग गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आई है। और एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि जरा सिंपली सोच के बताएं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, वो भी नेगेटिव। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज पाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज पाया जाएगा, कितना चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकालते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाएगा,
एन ए ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे 1.6 10 की पावर माइनस के 19। ये एक इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला चार्ज और इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना पाया जाएगा मल्टीप्लाई में ई किया। अच्छा, इसको शॉर्ट में दुनिया लिखना जानती है, दुनिया इसको कहते हैं साहब, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो एन ए वी डी इंटू टी और इंटू में इसके पे एक छोटा सा वर्ड आता है ई लगा दो, ठीक है जी। ये चार्ज निकल के आया है। तो स्टेप से काउंट करो कितनी चीज चल रही है इकट्ठा एक करके। पहले तुमने क्या फाइंड किया डिस्टेंस, फिर तुमने क्या निकाला उसका वॉल्यूम, फिर तुमने क्या निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर तुमने क्या निकाला चार्ज। और एक अंतिम बात, करंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो I इक्वल टू में चार्ज की वैल्यू रखें, चार्ज यानी कि n मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई bd मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई e अपॉन में t। मुझे तो बहुत सिंपल दिखाई देता है कि bd इंटू में t क्या चीज है डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू एरिया क्या चीज है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू n किया तो क्या मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू में e किया तो क्या मिल गया चार्ज। एक चीज कट गई इसमें t से t, तो आंसर को ध्यान से देखो इसमें कौन से लोग बचे हैं b e n a, फॉर्मूला है वीना। ये हुआ करंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब तुम इसे खत्म कर सकते हो। स्टेप से देखें कितनी चीजें मेंटेन हुई हैं। पहले तुम लोगों ने क्या निकाला डिस्टेंस, फिर क्या निकाला वॉल्यूम, फिर क्या निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तुम लोगों ने क्या निकाला चार्ज। और चार्ज मिलते ही तुम लोग करंट का फॉर्मूला यूज करके पुट करो, खेल खत्म। मतलब पहली बार में तो ऑब्वियसली थोड़ी सी लेंदी बातें हैं, पर जरा जोड़ के तो देखो। पहले हम लोगों ने डिस्टेंस, फिर वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, और चार्ज मिलते ही I इक्वल टू क्यू अपॉन टी का इस्तेमाल किया और खेल खत्म। ये काफी अच्छी डेरिवेशन मानी जाती है एज कंपेयर टू जो तुमने पिछली पढ़ी है क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट। मतलब इसके आने की संभावना उससे ज्यादा होती है और सीधे कट टू वर्ड साफ कह के आती है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? डिस्टेंस, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके निकाले और इलेक्ट्रॉन के मिलने के बाद में चार्ज चाहिए था ई का मल्टीपल लगा दिया और फॉर्मूला I इक्वल टू वी ना। इसमें बहुत कम लैंग्वेज की बात भी, ये डेरिवेशन काफी ठीक मानी जाती है। उसको सिंगल लाइन में करने के लिए क्या मतलब था, सिंगल लाइन का मतलब ये था कि बीडी इंटू में टी क्या चीज है डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू एरिया करा तो क्या बना वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू ई एन किया तो क्या बना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में जब ई का मल्टीप्लाई किया तो क्या बना चार्ज। और जैसे चार्ज अपॉन में टाइम करेंगे तो बिना उस बात को यहीं के यहीं देखें, डिस्टेंस, वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन, चार्ज, टाइम का डिवाइड वी ना डन। तुम लोगों ने इससे अगला पॉइंट क्या लिखा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको याद है ना, V इक्वल टू में आई याद, वही तो है जो फिजिक्स में पूरा याद है। R इक्वल टू रो एल अपॉन में A, देखना उसमें रो क्या चीज होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है उसको भी तुम जान जाओगे। पहले ध्यान से इस बात को आगे बढ़ाते हैं, पहले उस डिफरेंस को देखेंगे फिर समझना। तुमसे ऐसा बोला क्या होगा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, पर नहीं, वो थोड़ी बहुत बदली जा सकती है, बदल सकते हैं उसे हम लोग, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। सभी लोग ये डेरिवेशन होगी 5 पॉइंट, ये पॉइंट 1 क्या है तुम्हें स्कूल में ऐसे लिखने को मिलेंगे नहीं, तो हम लोग लिख लेते हैं चांटपीट करके, पहले डिस्टेंस, फिर वॉल्यूम, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर चार्ज और फिर करंट, सीधा इक्वल टू वी ना। इस बात को ध्यान से देखना,
तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज समझने की ताकत मिल जाएगी इसमें से। अगर वेलोसिटी चलने की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो करंट भी ज्यादा होगा। अगर वायर का एरिया ज्यादा होगा, एरिया यानी कि वायर का साइज ज्यादा है, वायर मोटी है तो करंट इजीली बहेगा। अगर वायर पतली है तो करंट इजीली नहीं बहेगा। करंट कौन से तार में अच्छे से जाएगा? मोटे तारों में। पतले तारों में करंट अच्छे से फ्लो नहीं करता। तो जितना ज्यादा एरिया उतना अच्छा करंट, जितनी ज्यादा स्पीड उतना अच्छा करंट। इसमें एक चीज, ई को तुम नहीं बदल सकते, ई की वैल्यू तो 1.6 10 के माइनस के 19 है, लेकिन एन क्या चीज है? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे वहां पर भी करंट ज्यादा जाएगा। जैसे कि बहुत सिंपल चीज है, अगर तुम आराम से सोचो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं? कंडक्टर में कि इंसुलेटर में? कंडक्टर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कंडक्टर में, उससे कम पाए जाते हैं सेमी में, उससे कम पाए जाते हैं ऐसा मान लो अलॉय में। तो सबसे बढ़िया जो करंट है वो कंडक्टर में जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे करंट ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उस पर करंट ज्यादा। इसमें अगर तुम गौर से देखोगे लोग तो 4 हैं और काम के 3 ही है, वेलोसिटी, नंबर डेंसिटी, नंबर इलेक्ट्रॉन्स और एरिया। क्योंकि इसमें ई तो कहीं ना कहीं अपने आप में फिक्स है, 16 10 की पावर 19 कूलम ऐसा कुछ है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद में तुम कुछ भी पढ़ने से पहले जरा इस बात को देखो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है क्या चीज। ठीक है, इसको लिख लेना, मतलब बिना किसी नंबर के लिख लेना ध्यान से। अपने पास में ये एक वायर है, इसमें रोकने वाले लोगों की संख्या मैं बाद में बनाऊंगा। वापस से ये वायर का दोगुना है, ये 2 मीटर की वायर है। ये समझाने वाली बात तो तुम्हें पक्का कुछ समझाई देगी अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें रोकने वाले लोगों को Z से लोकेट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान से सभी लोग बात सुने। तो ये बताओ कि इसमें टोटल रोकने वाले लोग कितने हैं? तो इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। इस पूरे वायर में रोकने वाले लोग कितने टोटल? पूरे में कितने हैं? ऐसे 6 थे तो ठीक है 6। इसमें 6 लोग हैं। इसमें कितने टोटल? 12 लोग। इसमें कितने अगले वाले में रोकने वाले लोग? 6। अच्छा 18 है। अगले वाले में कितने? नहीं, मैंने कोशिश वही कर दी कि 6 रहें, कहीं ज्यादा हो गए हो तो हटा देना। ठीक है, कहीं 7 और तुम्हें चाहिए? हाँ भाई, इसका रेजिस्टेंस क्या निकल के आया? 24 ओम। लेकिन सभी लोग ये बताओ कि इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, क्या नहीं बदला? मतलब देखो वायर बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस 6 से 12 से 18 से 24। अगर ये वायर 4 मीटर की 24 है, अगर ये वायर 40 मीटर की होती तो 240, अगर ये वायर 100 मीटर की होती तो रेजिस्टेंस कितना होता है इसका? 600 ओम। ये बताओ इसके 1 मीटर में कितनी रुकावट है? 6, यानी 6 ओम मीटर। यहां पर भी 1 मीटर में कितनी रुकावट है? 6 ओम मीटर। अच्छा, अगले वाले में भी कितनी रुकावट है? 6 ओम मीटर। तो तुम मुझे बस एक बात बताओ, मैं तुम्हें 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगी, 10 सेकंड देता हूं सोचने के लिए। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? देखो, अपने आप देख लो। वायर की लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। क्या चीज फिक्स रहती है? उसके लगभग ऐसा मान सकते हैं कि 1 मीटर में रोकने वाले लोग अगर 6 हैं तो वो 6 ही रहेंगे। अगर ये वायर 4 मीटर की जगह 100 मीटर की होती तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आता? 600। लेकिन अब भी इसके हर मीटर में रोकने वाले लोगों की संख्या 6 ही रहती, लगभग ऐसा हम सोच सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। कुल मिला के अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। उसको हम लोग रेजिस्टिविटी को समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस तो होता है टोटल रुकावट, जबकि रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है? मीटर की रुकावट। मीटर की रुकावट को हम लोग रेजिस्टिविटी जैसा कुछ समझ सकते हैं फिलहाल। अच्छा, एक फॉर्मूला और निकल के आता अपने पास में, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। इसमें एल क्या चीज है? लेंथ, और ए क्या चीज है? एरिया। इस बात का मतलब कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
और अगर एरिया बढ़ेगा मतलब ज्यादा मोटी वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इसमें रो किसे कहते हैं हम लोग? रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी किसी वायर की हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट। अब तुम लोग बस मुझे एक छोटी सी बात ध्यान से देखकर बताना। पहले तो सभी लोग टॉपिक का नाम डालें कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। और इसको थोड़ा स्पीड अप नहीं करते हैं, आराम से देख लेते हैं, ठीक है? सुनो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये बेसिक है, शायद मैं इसे दोबारा भी लिखा हूं, अभी तो बहुत रफली जाएगा, इस वजह से कह रहा हूं। हाँ जी साहब, आई इक्वल टू तुम्हारा पुराना रिलेशन क्या था? वी ई एन ए, वीना। आई इक्वल टू वीना। इसमें वी क्या चीज है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो मैं लिखूंगा ना वो ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं ना ये रफली जाएगा बहुत ज्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला चेक करो, पीछे से क्या लिखा है। दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले देखो, तुम्हें याद नहीं हुए अभी? माइनस भी है। अच्छा, टीवी अपॉन में एमएल है उसमें, तो मैं वही रखने वाला हूं। आई इज इक्वल टू में टीवी अपॉन में एमएल, और साथ में क्या चल रहा है? ई मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई ए। देखो सही है, बहुत बढ़िया सवाल है और सवाल होना भी चाहिए। ये वाला v क्या है और ये वाला v क्या है? बताओ। दोनों तो v हैं जी, v माने वैन। ये तो वेलोसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और ये वाला v क्या है? ये पोटेंशियल है। दोनों में अंतर है ना? वेलोसिटी v माने वेलोसिटी नहीं होता, ठीक है? ये वाली तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड है, जबकि ये वाली क्या चीज है? पोटेंशियल। अच्छा, अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं, देखना। I इज इक्वल टू में टी बी, ई मल्टीप्लाई में ई, ई स्क्वायर एन मल्टीप्लाई में ए अपॉन में एम एल। ये भी काफी ठीक है। सभी को बहुत छोटा सा काम ये करना है कि यहाँ पे V माने क्या चीज है? पोटेंशियल। तो हम लोग कहीं ना कहीं रफली याद रख सकते हैं V इक्वल टू में क्या होता है? आई आर। तो सभी को यहाँ पे बस V नाम के आदमी को छोड़ना है और सब कुछ वहां ले जाना है। बस यहाँ पे V नाम के आदमी को छोड़ो, सब कुछ वहां पे लेकर ट्रांसपोज करके चलो। जैसे अपने पास में अगर हम इस जगह ध्यान से देखें तो सामने चल रहा है I, सब कुछ लेके चलो। ये नीचे का ML है, वहां जाएगा तो M मल्टीप्लाई L ऊपर। यहाँ पे ऊपर है टाइम, इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, एरिया, वो सब नीचे चले जाएंगे। टाइम, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, नंबर डेंसिटी, एरिया, और सामने क्या बचा रह जाएगा? V माने पोटेंशियल। ऐसा हम लोगों के नजरों में होना चाहिए। पहली बात, इस पूरी कहानी में एक एक आदमी के नाम को समझो। इसमें V माने क्या चीज है? पोटेंशियल। I क्या चीज है? करंट। M क्या चीज है? मास। किसका? कौन चल रहा है तारों में? इलेक्ट्रॉन का मास। इसमें L क्या चीज है? लेंथ। किसकी? वायर की लेंथ। उसके बाद में टाउ क्या चीज है? टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसमें E क्या चीज है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19। और N क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या चीज है? किसका? वायर का। तो मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया तो तुम्हें शायद पूरी बात समझ में आ जाएगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू में I मल्टीप्लाई में R है। जरा इसको कंपेयर करें, और कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिलेगा आज रेजिस्टेंस की जगह पे कौन बैठा है? मतलब I की जगह पे I एकदम बढ़िया, V की जगह V एकदम बढ़िया, रेजिस्टेंस जगह पे कौन है? तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, देखो उसकी जगह पे कौन है? ml अपॉन में टी ई स्क्वायर एन ए। ये है असली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो वाकई में माना जाता है। ये है रुकावट, इसको बोलते हैं रुकावट का फॉर्मूला। दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो एक और कंपैरिजन करेंगे ध्यान से।
रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैं दोबारा से लिखने जा रहा हूं और तुम्हें उसको दोबारा से देखना है। अगर तुम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख चुके हो तो वापस देखो, मतलब मजेदार चीजों में से एक निकल के आती है। R इक्वल टू में रो L अपॉन में A, वापस कंपेयर करो। इसमें R की जगह पे R है, L की जगह पे L, A की जगह पे, किसकी जगह पे रो है, देख लो ध्यान से, देख लो शांतिपूर्वक। मतलब I इक्वल टू वीना से ही ये ओम्स लॉ ड्राइव होता है जी। V इक्वल टू I R है, ये R है ओम्स लॉ, और R का फॉर्मूला ये है। और यहीं पे तुम लोग वापस से देखोगे तुम्हें कंपैरिजन मिलेगा। L की जगह L सेफ है, L की जगह पे L है, A की जगह पे A है, तो ये बची हुई जो पार्टी है वो क्या मानी जाती है, रो। तो जो रो का फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला होता है m t स्क्वायर n। अच्छा, हम लोगों ने आज तक ऐसा सुना कि सब रो कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। वो क्यों सुना है वो समझो। इसमें m क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का मास दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, जितना भगवान ने बना के दिया उतना फिक्स है। इसमें E क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस के 19। इसमें N क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अपने पास में अगर ये कोई कॉपर का वायर है तो कॉपर के वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते होंगे कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉनों से। इसमें लगभग 10 की पावर 29 के आसपास की डेंसिटी पाई जाती है, पूरे अच्छे से भरा होता है, ना कम ना ज्यादा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये भी लगभग फिक्स होता है। और टी क्या चीज है, टाइम। तो जब वो टकराते होंगे तो बहुत नैनो सेकंड का इंपैक्ट है, तो वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम जरा गौर से देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, लगभग क्या क्या कांस्टेंट है। मास तो कांस्टेंट है ये इलेक्ट्रॉन का, लगभग ई भी कांस्टेंट ही होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है, उसमें फिक्स है इलेक्ट्रॉन, तुम बढ़ा कैसे दोगे इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ, टाइम भी ऑलमोस्ट फिक्स है, पूरी तरह से नहीं। और जब सब कुछ ही फिक्स है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट, को बदल नहीं सकती। सभी लोग I इक्वल टू बीना को आगे बढ़ा के खोलते हुए देखें तो वो I R से पूरा पूरा कंपेयर होता है। V की जगह V है, I की जगह I है। R जिस आदमी से कंपेयर होता है तो मैं उसको ऐसे लिखना आना चाहिए जी, R की जगह पे ये आ गया, मतलब यही है रेजिस्टेंस। और R इक्वल टू रो L अपॉन A को कंपेयर करके तुम्हें ये आना चाहिए कि रो की जगह पे कौन आएगा। वो कंपैरिजन सीखो कि किसकी जगह पे कौन है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत आवश्यक चीज है, और इसी को हम लोग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओम्स लॉ तो यहाँ तक ड्राइव हो ही जाता है बेसिकली तो, लेकिन उसके आगे बात आती है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आना ही चाहिए सभी को। और फिर उसके बाद में जब इससे भी कंपेयर कर लेंगे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी यहीं से मिलकर बनता है। वो कंपैरिजन बहुत आवश्यक है। इसमें क्या क्या 100% कांस्टेंट है, मास और इलेक्ट्रॉन, लेकिन शायद एन में और टी में कोई ना कोई चेंज होते होंगे, उन्हें तुम देख लोगे, लेकिन इसे ध्यान से आप लिख सकते हैं। ये ओम्स लॉ की डेरिवेशन मानी जाती है, और टोटली कोई डेरिवेशन नहीं है, बस पुराना फॉर्मूला उठा के कंपेयर कर दिया, कंपैरिजन करके एक एक करके ढूंढ लिया कि सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रखो। वी की जगह वी, आई की जगह आर, आई की जगह आई, तो जो बचा हुआ है वो आर है। वैसे कंपैरिजन करना है, इस चीज को दिमाग में डालें, कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है। और इस बात को भी समझे कि तीनों टॉपिक कनेक्ट हुए। अगर मैं तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पढ़ाता तो हम लोग अगले को कैसे जोड़ते, और अगर वो नहीं पढ़ते तो फिर ये कैसे आता। कंपैरिजन करना सीखे, बस फॉर्मूले को उसकी जगह पे रखा तो देखा कि बी अपनी जगह है, आई अपनी जगह है, तो जो अपनी जगह दिखाई नहीं दे रहा उसी को आर मानेंगे। सेम टू सेम रो एल अपॉन ए करके देखा, जो अपनी जगह पे नहीं दिखाई दिया उसे रो मानेंगे। ये पूर्वी अनुस्वार टूर पे गए होंगे नहीं, दिल्ली साइंस म्यूजियम। बताओ कहाँ एसी हो, कहाँ पंखा भी नहीं है। चलो आज तो फिर भी राहत है मौसम।
तुमने ये लिख लिया? तो मुझे बात बताओ कि तुम्हारे पास में करंट पास होने वाली 3 चीजें कौन सी होती है करंट पास करते हैं? इंसुलेटर में करंट जाएगा नहीं, कंडक्टर में जाएगा। कंडक्टर के उदाहरण बता दो, कंडक्टर के क्या क्या एग्जांपल है? ओम्स लॉ लिखा नहीं है मैंने बताया कि इक्वल्स टू आईआर होता है। ओम्स लॉ लिखूंगा, अभी बाद में लिखूंगा रोजा। कंडक्टर के उदाहरण में सबसे पहला कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सभी कंडक्टर हैं। अगले आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर हालांकि तुम्हारा 14वां चैप्टर वही है, पर छोड़ो। अलॉय के एग्जांपल बताएं कोई। अलॉय में अलॉय एक्चुअली होता क्या? 2 धातुओं को मिला के घोट के जो कर लेते बना देते हैं। मतलब कॉपर अलग से पिघला दिया, ठीक है, लोहे को अलग से पिघला दिया और मिला दिया, तांबा, पीतल, ये सब अलॉय हैं। इनमें भी करंट पास होता है, ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है कुल मिला के। फिर आते हैं सेमी कंडक्टर। किसी को उनके बारे में कोई अनुमान है? सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं? उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोलर प्लेट। जैसे कंडक्टर हमेशा करंट देते हैं, इंसुलेटर कभी करंट नहीं देते। और जो सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट में धूप मतलब कुछ गर्मी वगैरह आने से करंट पास होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, तब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मत कर देना। इंसुलेटर जिसमें करंट बिल्कुल पास नहीं होगा, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में थोड़ी बहुत धूप ताप आने से तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वरना नहीं निकलेंगे। एक काम की चीज, कंडक्टर में करंट हमेशा जाता है, सेमी कंडक्टर में कब जाता है? जब उसको गर्मी मिलेगी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती है। और अलॉय में भी लगभग कांस्टेंट रहता है मामला। इस बात को तुम लोग ऐसे सुनने से पहले एक बार ध्यान से ऑफिशियली रूप से लिख लेते हैं। एक बार ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। सभी लोग बिल्कुल अच्छे से एकदम टॉप व्यू में लिखते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम भाई साहब ने क्या नियम दिया था? उन्होंने बोला था कि अगर हम लोग वोल्ट बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और वोल्ट अगर घटाएंगे तो करंट घटेगा। ज्यादा वोल्ट पर ज्यादा करंट मिलेगा, कम वोल्ट पर कम करंट मिलेगा। तो किसी आदमी ने उसका गला पकड़ लिया कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी ने कहा था देखो साहब ये कॉपर की वायर है, ठीक है, उसके बाद में मैंने ये लिखा ये सिल्वर की वायर है और ये आयरन की वायर है, मतलब लोहा है, ठीक। तो भाई ने जब अपना नियम दिया तो उसने बोला अगर ज्यादा वोल्ट दोगे तो ज्यादा करंट और कम वोल्ट दोगे तो कम करंट। तो इस बात को बोलते किसी ने उसे गला पकड़ के कहा कि झूठ क्यों बोल रहा है? कि अगर हम लोग यहाँ पे जब 220 वोल्ट देते हैं तो मान लेते हैं कि 8 एम्पियर आता है। यहाँ जब 220 दिया तो यहाँ पे 10 एम्पियर आया, और जब यहाँ पे 220 दिया तो यहाँ पे 6 एम्पियर आया। तो गला पकड़ने वाली बात तो थी। उन्होंने तो कहा था जितने वोल्ट देंगे उतना करंट निकलेगा, यहाँ तो अलग अलग निकल रहे हैं। तो ओम ने बताया कि साहब गलत कह रही हो। तो मैंने जो बताया था पूरी बात ये नहीं थी। उसने पूरी बात क्या बोली वो सुनो। अगर वोल्ट बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्ट घटाएंगे तो करंट घटेगा। मतलब 220 की जगह का तुमने कर दिया 440 वोल्ट, तो करंट 8 की जगह कितना हो जाएगा? 16। अगर तुमने 220 पे कर दिया 110 वोल्ट तो करंट 4। अगर वोल्ट आधे की तो करंट भी आधा। तुमने अगर वोल्ट बढ़ा के 440 कर लिया तो करंट भी 10 की जगह 20। अगर तुमने यहाँ पे 110 कर लिया 10 की जगह पे 5। सेम टू यहाँ पर भी अगर तुमने 440 कर ली तो 6 की जगह 12 और 110 कर लिए तो 6 की जगह पे 3। मतलब बढ़ाने पे बढ़ेगा, घटाने पे घटेगा। वो तो सही कह रहा है। तो सब अलग अलग तारों में अलग अलग करंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि सभी तारों के करंट को रोकने की क्षमता यानी कि रेजिस्टेंस अलग होता है। मतलब सबसे सिंपल बात है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसीलिए करंट 6 रह गया, इसका बहुत कम है इसीलिए 10 रह गया, इसका बीच का सा है तो करंट भी 8 रह गया। उसने एकदम बात सही बोली थी, अगर ज्यादा वोल्ट देंगे तो ज्यादा करंट जाएगा, कम वोल्ट देंगे तो कम करंट जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बात में ध्यान रखना कि जब तुम इस नियम को अप्लाई करो तो वायर सेम रखना, मटेरियल सेम रखना। ऐसा मत कहना कि सब देख 220 पे 8 ज्यादा है, 220 पे 6 ज्यादा है। तुम लोगों ने तार ही बदल दिया। उस नियम को एक सेम तार पे अप्लाई करना है। सेम तार पे अगर तुम वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, और अगर वोल्ट घटाएंगे तो करंट भी उसी हिसाब से घट जाएगा। तार मटेरियल सेम होना चाहिए, ऐसा उसने कुछ बोला। और उसी बात को हम लोग इसको इंग्लिश में डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, कुछ बातें सेम रखनी है। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लाइक, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लाइक, क्या क्या सामान रखना है, मतलब कुछ चीजों का ध्यान रखना, उसके बाद ही ओम के नियम को लगाना। जैसे कि टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। ज्यादा गर्मी में तुम किसी मशीन को चलाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट कम हो जाएगा, फोन हैंग होने लग जाते हैं गर्म होने पर, क्योंकि ज्यादा हीट होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट कम पास होगा, इसकी नसों में कम खून दौड़ेगा, ये बेहोश हो जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। तो वैसे करके उसने बातें बताई कि क्या क्या तुम्हें कांस्टेंट रखना मेरा नियम लगाने पर, क्योंकि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 220 पर 8 ही आएगा क्या, तो गलत है। अगर 220 वोल्ट पर तुमने इसी वायर को ठंडे टेम्परेचर में रखा तो अच्छा करंट जाएगा 8 की जगह 9, और 220 पर तुमने इसी कॉपर को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में करंट पास करने को भेजा तो शायद 3-4 करंट रह जाए, बस 3-4 एम्पियर। तो कुछ बातों का ध्यान रखो और तब ओम्स लॉ का इस्तेमाल करोगे तो एकदम सही बैठेगा। ज्यादा वोल्ट ज्यादा करंट और कम वोल्ट कम करंट। मोटी मोटी बात तो नियम यही था कि वोल्ट बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा और वोल्ट घटाने पे करंट घटेगा, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये उसने पहले ही बोल दिया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, वायर का एरिया कांस्टेंट रखो, मटेरियल ऑफ द वायर कांस्टेंट रखो। वायर सेम मटेरियल की होनी चाहिए। मटेरियल और वायर अलग अलग तारों पे अलग अलग देता है, लेकिन सेम तार पे अप्लाई करोगे, सेम तापमान पे अप्लाई करोगे तो एकदम सही बैठेगा। एरिया सेम रखो। उसके बाद में असली नियम निकल के आया, टेम्परेचर, एरिया, मटेरियल ऑफ द वायर, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, applied potential difference is directly proportional to current passing through the wire, current passing through the wire, directly proportional to current passing through the wire, इस बात को बहुत सिंपल भाषा में कुछ ऐसे कहा जाता है कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, और समझदार लोगों को ये V प्रोपोर्शनल टू Y समझ में आता होगा। V प्रोपोर्शनल टू Y का मतलब ये है कि अगर हम लोग वोल्ट बढ़ा देंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, और अगर हम वोल्ट घटा देंगे तो करंट भी घट जाएगा। लेकिन उसमें थोड़े बहुत पेच हैं, उन पेचों का ध्यान रखना है। ओम की गर्दन पकड़ने से पहले उसकी पहले की लाइनों को अवश्य पढ़ना चाहिए कि उसने ये बात बोली थी कि कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा लंबे समय तक किसी भी मशीन को नहीं चलाना चाहिए, वाकई में नहीं चलाना चाहिए। ड्रिल मशीन अगर तुम दीवार में छेद कर रहे हो तो धाए पा के लगे ही पड़े हैं, रिलैक्स, आराम से चलाओ। पत्थर काटो, हॉलो दीदे काटो, फूक जाती हैं वो, क्योंकि कार्बन घिस जाते हैं और काम नहीं करती हैं, क्योंकि ज्यादा हीट होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और चीजें खराब होंगी ही होंगी। किसी मशीन पे ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन से कि मैंने ठान लिया है तो मशीन चल जाएगी, नहीं, फिजिक्स तोड़ देगी ना उसको। तो बात समझें कि अगर तापमान बढ़ेगा तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन है। हीट होने पर मोबाइल फोन कैसा हो जाता है, हैंग। हमारे कॉलोनी में बालक था हिमांशु, वो बहुत गेम खेलता था पबजी, और फोन की क्षमता नहीं थी, ठीक है, फोन शायद 3 GB या 4 GB मतलब नहीं था इतना अच्छा। तो वो खेलता था एक मैच में फोन हो जाता था हैंग और अटक जाता था, फिर वो डिस्प्ले काम भी नहीं करती थी। उस संख्या से हम उसे फ्रीजर में जमाते उसमें रखता था दुकान पे, ये दुकान यही वाली दुकान यहीं का हिमांशु है, वो वही रख देता, संख्या से रख देता था। फिर 10 मिनट बाद वापस निकालता, फिर एक मैच खेलता, फिर रख देता। बहुत सिंपल कहानी है कि फोन मतलब हीट होने पे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कम करंट जाता है। कम करंट क्यों गया, क्योंकि हीट होने से क्या बढ़ गया, उनका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो कॉपर की वायर 6 एम्पियर 8 एम्पियर ही नहीं देगी, ये कोई से टेम्परेचर पे फिक्स पे, मतलब 25 पे इतना देती है, तो 100 पे 80 नहीं हो जाएगा, 9, 8.3, 4, 19-20 फर्क आ ही जाता है। कितना फर्क आएगा वो तुम्हारा अगला टॉपिक का नाम भी है, लेकिन नहीं, फिलहाल तो ऐसे चलने देते हैं। फिर लोगों ने इसके बारे में दोबारा सोचा कि V प्रोपोर्शनल टू Y के बाद में, एक सेकेंड, इसमें कांस्टेंट क्या लगा, V इक्वल टू IR। इसमें R क्या चीज है,
रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हम लोग किसे कहते हैं? रुकावट, किसी भी करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। ठीक है, इसको लिखना चाहो लिख लो, वरना हिंदी काफी है इसकी, कोई नहीं पूछेगा तुमसे या कक्षा 12वीं में कि रेजिस्टेंस की डिफाइन क्या होती है। हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है अपने पास में? ओम। अब बात है कि आया कहां से? V इक्वल्स टू IR। ओम ने ये वाली बात सीधी V इक्वल्स टू IR सोच ली थी? नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वैसे करके ड्राइव कर को बढ़िया ड्राइव किया। फिर लोगों ने उसको बात और सुझाई कि सर रेजिस्टेंस तो कुछ और बातों पे भी डिपेंड करता है। वो कौन सी बातें हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? लंबाई पे, जितनी ज्यादा लंबी वायर उतना कम करंट पास होगा, जितनी मोटी वायर उतना अच्छा करंट पास होगा। तब उसने एक रिलेशन दिया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में भी, जो हम लोगों ने अभी देखा। सभी को इतना ध्यान होना चाहिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है? टोटल रुकावट और यूनिट मीटर, यूनिट एरिया की रुकावट। ठीक है, इसकी यूनिट, इसको पहले आर कहते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी क्या होती है? ओम मीटर। इन दोनों का फॉर्मूला क्या? आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। ऐसा अपन लोगों का 10 तक का पोर्शन है। लेकिन इसी कहानी को जो हम लोग ड्राइव करने उतरते हैं, तो मैं तुम्हारे सामने उस खेल को दोबारा लिखने जा रहा हूं। ठीक है, उसे समझना। कहने को तो चौथा पॉइंट है, मैंने इसको कल सही नहीं किया। ये भी हिट हो गया है। उन लोग कभी ड्रिल मशीन चलाओ, उसके बगल में जो पीछे था वो चिलकने से उठती है, वहां पे चिंगारियां सी, लोड पड़ता है उस पर। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो जहाँ पे ये पाइप लगा हुआ है, इस जगह पे बीम पड़ा है, चौखट के वो बीम गिरता है। तो मैं शायद मकानों की शायद नॉलेज ना हो तो बता रहा हूँ बनाने में। तो बीम में मतलब सीधे सीमेंट कंकड़ पत्थर डाल के, मतलब तुम ईंट में छेद कर लो ड्रिल मशीन से, उससे नहीं होगा। उसमें बीम में छेद नहीं होगा ड्रिल मशीन से, छोटी वाले से तो नहीं होगा। तुम इसको जबरदस्ती करोगे ना, वो फूक जाएगी। वो फूकती क्यों है चीजें? व्हाट इज फूकना किसे कहते हैं? मतलब साइंटिफिक भाषा में फूकना किसे कहते हैं? फूकना, जैसा मशीन फूक गई है, इसको वैज्ञानिक रूप में क्या समझा? जैसे मान लो तुम्हारी बात किसी विदेशी आदमी से हो रही है, ठीक है, तो तुम्हारे पास इंग्लिश में एक वर्ड आएगा कि मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, होगी, ठीक है, तुम उसको ऐसे बोल दोगे सब फूक गई है नहीं समझेगा। मैं साइंटिफिकली तुमसे सुनना समझना चाहता हूँ, फूकना किसे कहते हैं? मतलब जैसे कि कभी कभी तार जल जाते हैं, स्पार्किंग काले पड़ जाते हैं, क्या वो काम नहीं करेंगे? दवा जोड़ देंगे तो करते हैं, पर कुछ तो चक्कर होता हो ना, काले क्यों पड़ जाते हैं? व्हाट इज दैट ब्लैक पोर्शन शो? किसी चीज के फूकने से ओवर वोल्टेज क्या चीज होती है? बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, तो आराम से चलो, तुम्हें रिसर्च करने को बोला जाता है, आराम से रिसर्च करें इस बारे में। किसी चीज के फूकने में आखिर उसके अंदर किस चीज पे लोड पड़ता है, रेजिस्टेंस पे, वोल्ट पे, क्या खराब हो जाता? क्या वो तार खराब हो गया? हमने तो पढ़ा था कि एटम के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय, कभी बनाए बिगाड़े नहीं जा सकते हैं। तो क्या करंट से वो खराब हो जाता है? आराम से सर्च करें शांति से, बड़ी तरह से, बहुत बढ़िया चीज निकल के आएगी। फूकना किसे कहते हैं? किसी चीज के फूकने का क्या मतलब है? खैर, इसको ड्राइव करते हैं, ध्यान से देखो। पहली बात, I इक्वल्स टू में V ना सही है। V क्या चीज है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले तुम्हें कल लिखवाएगा, दैट इज TV अपॉन में ml इनटू में ENA। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो TVE स्क्वायर NA अपॉन में ml। तुम्हें यहाँ पे क्या अकेला करना? V माने पोटेंशियल अकेला करना, वोल्ट अकेले करने, बाकी सब वहां भेजा। तो I मल्टीप्लाई में ml अपॉन में टाउ E स्क्वायर NA और इज इक्वल्स टू में V यानी कि पोटेंशियल। अब मुझे एक बात और दिखाई देती है इसके अंदर काफी अच्छी खासी, कि अगर मैं कंपेयर करता हूं उससे V इक्वल्स टू में I इंटू में R से, तो मुझे दुनिया दिखा देगी सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आया है? ml अपॉन में टाउ E स्क्वायर NA। एक तो ये वाली कहानी डन हो जाती है, ये रेजिस्टेंस का असली फॉर्मूला। अब जब मैं इसी कहानी को दोबारा से कंपेयर करूंगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A के साथ में, तो मैं इसको समझ सकता हूँ कि जी L की जगह पे L सेफ है। अच्छा, उसके बाद में A की जगह पे अपना A भी लगा हुआ है, तो जो बचा हुआ पार्टी है वो कौन है? रो है। तो यहां से हम लोग रो का फॉर्मूला क्या जानते हैं? रो का फॉर्मूला निकल के आएगा m टाउ E स्क्वायर n। इस बात को देखें। और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ही कौन कौन से लोग आ गए हैं? m यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास और E यानी उसका चार्ज फिक्स है। और किसी भी कंडक्टर में
इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो कांस्टेंट ही है। इलेक्ट्रॉन तुम बढ़ा घटा नहीं सकते किसी भी वायर के अंदर, ठीक से भाई भगवान ने जितने बना के दे दिए उतने बने रहेंगे, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम भी कुछ चीज होती है। तो मुझे बस छोटी सी बात बताओ, अभी जो मैंने तुमसे हीट वाली चर्चा करी थी मैं उसे बताता हूँ। इस कमरे में गर्मी बढ़ने से इसके मॉलिक्यूल्स तेज दौड़ेंगे कि धीरे? तो उनके बीच में टकराने का टाइम बढ़ जाएगा घट जाएगा? घटेगा। मान लो पहले वो 2 सेकंड में टकरा रहे थे, स्पीड बढ़ने से अब वो मात्र 1 सेकंड में टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे ना। अगर रूम ठंडा हो जाए तो जो मॉलिक्यूल्स 2 सेकंड में टकराते थे अब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, अब उनको टकराने में स्लो टकराएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली आराम से सोचना, इस बात को शांति सोच के जवाब दे सकते हो तुम लोग मुझे। हाँ भाई तुम बताओ, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर क्या होगा और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर क्या होगा? तो बस इस छोटे से सवाल का जवाब देना। टाइम पीरियड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सवाल बस इतना है कि टाइम पीरियड पे क्या इंपैक्ट है, बताओ भाई। अगर तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के बीच का टाइम कम होगा, और अगर तापमान घटेगा, ठंडा होगा कमरा, तो उनके बीच के टकराने का टाइम बढ़ जाएगा। सभी लोग वापस सुनो, टेम्परेचर बढ़ने पर टाइम कम होगा, और टाइम कम होने पर रेजिस्टिविटी उल्टी लिखी है ना, देखो अपॉन में लिखी है, अपॉन में। टेम्परेचर बढ़ने पे टाइम कम होगा क्योंकि जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जितना जल्दी टकराएंगे उतना ही उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा मतलब करंट कम जाएगा। ये बात करेक्ट होगी, मतलब अपना अगला टॉपिक पढ़ के देखोगे तुम्हें उसमें कुछ मिल जाएगा ऐसा ही, थर्मल कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। पर ठीक है, मैं बस छोटी छोटी फाउंडेशन कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं, वापस से सुनो इस कहानी को, तुम पे थोड़ा समय रहेगा ना कल के लिए रिवाइज करने के लिए, इसीलिए अभी क्या बताता हूं। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, 2 मॉलिक्यूल्स के टकराने का समय घट जाएगा। जैसे ही टकराने का समय घटेगा उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और जैसे उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ी उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और रेजिस्टेंस के बढ़ते ही करंट भी कम हो गया। अगर तुम वायर को ठंडा करोगे तो सोचो, वायर के ठंडा होने से, टेम्परेचर डिक्रीज होने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। वायर ठंडी हो गई है मतलब मॉलिक्यूल्स अब आराम से आएंगे। अगर मॉलिक्यूल आराम से आएंगे मतलब टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टिविटी कम होने से रेजिस्टेंस भी कम होगा। बहुत बेसिक सा सवाल यह है कि किसी भी वायर में करंट अच्छे से कब फ्लो करेगा, उसके गर्म होने पे कि ठंडे होने पे? क्यों गर्म होने पे करंट कम क्यों जाता है? तो बहुत लंबा जवाब है। गर्म होने पे करंट कम इसलिए जाता है जैसे गर्म होंगे उनका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, टाइम घटते उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करते उनका करंट डिक्रीज करेगा। बहुत लंबा जवाब है, लेकिन वो फॉर्मूले से ही जुड़ सकता है। इसलिए तुम सभी के लिए सबसे पहला काम तो बस इतना यही है कि इस पोर्शन को छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें इसको दोबारा से लेके आने वाला हूँ। मैं तो जानबूझ के इस कहानी को इसीलिए रखा कि शायद कभी कभी कुछ बातों को 1-2 दिन पहले कह देने से बातें अच्छी तरीके से निकल जाती हैं, इसलिए जानबूझ के पहले कर दिया। ठीक है, सभी के लिए बस छोटा सा काम ये है कि यहाँ तक का पोर्शन रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम टोटली न्यूमेरिकल्स में एंट्री कर ही जाओगे। ये पूरी थ्योरी है, लगभग खत्म सी हो जाती है, ऐसा माने को छोटे मोटे पॉइंट और आएंगे थ्योरेटिकल, फिर टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, मंडे तक रिवाइज कर लेना।